नमस्कार। एनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट साइंस चैप्टर। आज का हमारा अध्याय है लाइट यानी कि प्रकाश। और प्रकाश हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मतलब इसके बिना तो हम कुछ देख ही नहीं सकते, न पढ़ सकते, न चल सकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ रोज की जिंदगी में ही नहीं, परीक्षा के लिए भी यह अध्याय बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इन सब से जुड़े सवाल तो आते ही आते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। चलिए इस अध्याय को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि प्रकाश आखिर है क्या। So the first sentence is, light is a form of energy that enables us to see objects. बिल्कुल। तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे हीट एनर्जी होती है या साउंड एनर्जी होती है, वैसे ही लाइट भी एक एनर्जी है जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। Okay, a form of energy. अगला पॉइंट है, it travels in straight lines. हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है प्रकाश का। वो हमेशा एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक टॉर्च की रोशनी। आप देखेंगे कि वो हमेशा सीधी जाती है। सही बात है। या लेजर लाइट भी, वो कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती। एग्जैक्टली। और इसीलिए लाइट मेक्स द वर्ल्ड विजिबल फ्रॉम द सन टू अ सिंपल बल्ब। मतलब चाहे वो सूरज से आने वाली रोशनी हो या हमारे कमरे में लगा एक छोटा सा बल्ब, यही प्रकाश है जो इस पूरी दुनिया को हमारे लिए देखने लायक बनाता है। अब हम प्रकाश के महत्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। इसमें हम अपनी इंद्रियों मतलब सेंसेस के रोल के बारे में बात करेंगे। द सेंटेंस रीड्स, Humans use 5 senses to understand the world. हाँ, तो हम इंसान दुनिया को समझने के लिए 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना। बिल्कुल। और इन पांचों में से साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस। दृष्टि यानी देखने की जो क्षमता है वो शायद हमारी सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है ना? क्योंकि helps us read, helps us walk safely, helps us recognize objects and people. ये तो सीधी सी बात है। देखने की क्षमता ही हमें पढ़ने में मदद करती है। हम सुरक्षित रूप से चल फिर पाते हैं और चीजों और लोगों को पहचान पाते हैं। अच्छा, अब दिन और रात में हमें चीजें कैसे दिखती हैं? पॉइंट है, ऑब्जेक्ट सीन इन डे एंड नाइट। ओके, डे, सनलाइट हेल्प्स अस सी क्लियरली। दिन के समय में सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देखने में मदद करती है। और रात में? नाइट, बल्ब्स, लैंप्स, मून गिव लाइट। और रात के समय में जब सूरज नहीं होता तब बल्ब, लैंप या फिर चांद ये हमें रोशनी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम पॉइंट है। हाँ, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट एंटर्स आवर आईज। मतलब ये बहुत ही फंडामेंटल बात है। हम किसी भी वस्तु को सिर्फ और सिर्फ तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। बिल्कुल। अगर प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परीक्षा में ये 1 मार्क क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। चलिए इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। हाँ, मतलब असल में हमें चीजें दिखाई देती क्यों हैं। इसमें सबसे पहला सेक्शन है नीड ऑफ लाइट। द फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइट। ये तो हम सबने अनुभव किया है। हम बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसका एक बहुत सरल उदाहरण है, डार्क रूम, नथिंग विजिबल। हाँ, जब आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। बिल्कुल। और फिर टॉर्च ऑन, ऑब्जेक्ट्स विजिबल। और जैसे ही आप टॉर्च जलाते हैं, कमरे में रखी चीजें आपको दिखने लगती हैं, क्योंकि अब उन चीजों से प्रकाश आपकी आंखों तक आ रहा है। तो फिर से वही बात आ गई। सेक्शन 2, लाइट एंटर्स आवर आईज। यस, वी सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट एंटर्स आवर आईज। हम इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं क्योंकि ये पूरे चैप्टर का आधार है। किसी भी चीज को देखने के लिए उस चीज से प्रकाश का हमारी आंखों तक पहुंचना सबसे जरूरी शर्त है। अब इसी आधार पर हम वस्तुओं को 2 तरह से बांट सकते हैं। सेक्शन 3, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट देयर ओन लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या दीप्त पिंड वो वस्तुएं होती हैं जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है। वो अपनी रोशनी खुद पैदा करती हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे सन यानी सूर्य, कैंडल यानी मोमबत्ती और बल्ब यानी बिजली का बल्ब। ये सब अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। ठीक है, ये तो हुए लुमिनस। अब सेक्शन 4, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट।
तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या अदीप्त पिंड वो है जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। तो फिर वो हमें दिखती कैसे हैं? दे आर सीन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा, तो हम उन्हें तब देख पाते हैं जब किसी लूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे सूरज या बल्ब से प्रकाश उन पर पड़ता है और फिर उनसे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। बिल्कुल सही। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं मून, मतलब चंद्रमा। चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। और हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें जैसे बुक, चेयर, ये सब नॉन लूमिनस है। हाँ, तो यहाँ पर से एक एग्जाम पॉइंट है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। लाइट मस्ट एंटर आवर आईज टू सी एनी ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, चाहे वो ऑब्जेक्ट लुमिनस हो या नॉन लुमिनस, उसे देखने के लिए उससे आने वाले प्रकाश का हमारी आंखों में जाना अनिवार्य है। ये कॉन्सेप्ट तो अब एकदम साफ हो गया है। अब हम प्रकाश की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। हाँ, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है? सेक्शन 1, मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। द सेंटेंस सेज, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। अच्छा, बाउंसिंग बैक मतलब किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस लौटना ही रिफ्लेक्शन है। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है ना? हाँ, ठीक वैसे ही प्रकाश भी किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है। इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ जरूरी शब्द है। सेक्शन 2, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, ये वो प्रकाश की किरण है जो किसी सतह पर आकर पड़ती है। करेक्ट। एंड देन रिफ्लेक्टेड रे, लाइट कमिंग बैक आफ्टर हिटिंग द सरफेस। और रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण वो है जो सतह से टकराकर वापस लौटती है। बहुत अच्छे। अब सेक्शन 3, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। A reflecting surface is a surface from which light reflects. ये भी बहुत सरल है। जिस सतह से प्रकाश टकराकर लौटता है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि आईना। हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण है मिरर यानी दर्पण। इसके अलावा कोई भी शाइनी मेटल यानी चमकदार धातु या फिर काम वाटर यानी शांत पानी की सतह, ये सब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। ओके, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट। सेक्शन 4, रे ऑफ लाइट वर्सेस बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, सिंगल स्ट्रेट लाइन। मतलब प्रकाश की एक अकेली सीधी रेखा को हम रे कहते हैं। ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। हाँ, और बीम ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रेज। और जब बहुत सारी रेज एक साथ एक समूह में चलती हैं तो उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बिल्कुल, जैसे टॉर्च से जो रोशनी निकलती है वो असल में एक बीम ऑफ लाइट है, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों रेज होती हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जरूरी एग्जाम पॉइंट क्या होगा? इसकी परिभाषा, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। ये रिफ्लेक्शन की सबसे सरल और सटीक परिभाषा है। परीक्षा में लिखने के लिए ये बिल्कुल सही है। चलिए, अब जब हमने रिफ्लेक्शन समझ लिया है तो इसके नियमों को भी जान लेते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन कुछ खास नियमों का पालन करता है। इन नियमों को समझने से पहले कुछ और शब्दों को समझना जरूरी है। बिल्कुल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो हम समझ चुके हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है जिसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल उस सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। जिस बिंदु पर इंसिडेंट रे टकराती है, हम उसी बिंदु पर सतह से 90 डिग्री पर एक सीधी रेखा खींचते हैं। ठीक है, एक काल्पनिक 90 डिग्री की लाइन। अब कोणों की बात करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम ZI से दिखाते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एग्जैक्टली। और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम ZR से दिखाते हैं। सो दिस इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। हाँ, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का कोण है। छात्र अक्सर ये गलती करते हैं कि वो कोण को सदरे के साथ माप लेते हैं, लेकिन कोण हमेशा नॉर्मल के साथ मापा जाता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आते हैं पहले नियम पर, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। The first law states the incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. इसका क्या मतलब हुआ? सेम प्लेन? इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें एक ही समतल पर होती हैं। जैसे मान लीजिए कागज की एक शीट, अगर इंसिडेंट रे उस कागज पर है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी कागज पर होंगी। कोई भी किरण उस कागज के प्लेन से बाहर या अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, समझ गई। अब दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। नियम। It says angle of incidence
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं? हमेशा। जिस कोण पर प्रकाश की किरण नॉर्मल से टकराएगी, ठीक उसी कोण पर नॉर्मल से वापस भी जाएगी। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। एनसीईआरटी की किताबों में एक्टिविटीज 13.1 और 13.2 भी इसी पर आधारित है। जी, उन गतिविधियों में यही दिखाया गया है। जब हम एक दर्पण और टॉर्च का उपयोग करके इन कोणों को असल में मापते हैं, तो हम पाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आता है। तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा नियम, इन रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इससे तो न्यूमेरिकल प्रश्न भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको एंगल आई देकर एंगल आर पूछ सकते हैं, या इसका उल्टा। जवाब हमेशा वही होगा, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इन नियमों का इस्तेमाल करके देखते हैं कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। हमारा अगला टॉपिक यही है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ये वो आईना है जो हम रोज सुबह घर पर इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हाँ, समतल दर्पण हमेशा वर्चुअल यानी आभासी और इरेक्ट यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है? इमेज कैन नॉट बी कॉट ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज वो होती है जिसे आप किसी पर्दे पर नहीं बना सकते, जैसे हम सिनेमा हॉल में फिल्म को पर्दे पर देखते हैं। अच्छा, तो ये बनती कहाँ है? फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। हाँ, ये हमें दर्पण के पीछे बनती हुई महसूस होती है। असल में दर्पण के पीछे कुछ नहीं होता, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी छवि वहां बन रही है। ठीक है, और छवि का आकार कैसा होता है? इमेज साइज इक्वल्स ऑब्जेक्ट साइज। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप जितने बड़े हैं, आपकी छवि भी उतनी ही बड़ी दिखेगी। और छवि की पोजीशन? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत दिलचस्प है। आप दर्पण से जितनी दूर खड़े होते हैं, आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूर बनता है। अगर आप एक कदम पीछे हटेंगे तो आपकी छवि भी एक कदम पीछे हटेगी। सही। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, लैटरल इन्वर्जन। यस, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट इन अ मिरर। दर्पण में हमारा बायां हाथ दायां दिखता है और दायां हाथ बायां। ऐसा क्यों होता है? इसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एम्बुलेंस शब्द का गाड़ी पर उल्टा लिखा होना। हाँ, ताकि आगे वाली गाड़ियों के शीशे में वो सीधा दिखाई दे और वो रास्ता दे दे। बिल्कुल। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? A plane mirror always forms a virtual, erect, same size image at equal distance behind the mirror. एकदम सही। ये पूरा सारांश है और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए, रिफ्लेक्शन के बारे में एक और बात समझते हैं। सतह के आधार पर ये 2 तरह का होता है। हाँ, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। Occurs on smooth surfaces like mirror, polished metal. तो ये चिकनी और समतल सतहों पर होता है, जैसे शीशा या कोई चमकदार धातु की प्लेट। और इसमें होता क्या है? Reflected rays are parallel. अच्छा, मतलब अगर समानांतर किरणें आकर सतह पर पड़ती हैं, तो वो टकराने के बाद भी एक दूसरे के समानांतर ही रहती हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से क्लियर इमेजेस फॉर्म्ड। क्योंकि किरणें बिखरती नहीं है, इसलिए एक साफ सुथरी छवि बनती है। करेक्ट। अब इसका उल्टा है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। Occurs on rough surfaces like wall, paper, cloth. तो ये खुरदुरी सतहों पर होता है, जैसे दीवार, कागज या कपड़ा। और इसमें किरणें समानांतर नहीं रहती। नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसमें किरणें टकराने के बाद अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। तो इसीलिए नो क्लियर इमेजेस फॉर्म्ड। हाँ, इसी वजह से हमें दीवार या किताब में अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती, जबकि प्रकाश तो उनसे भी टकराकर हमारी आंखों तक आ रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर गलत समझी जाती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वायलेटेड। ईच रे स्टिल फॉलोज बोथ लॉज। मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी परावर्तन के नियम नहीं टूटते? बिल्कुल नहीं। छात्र अक्सर सोचते हैं कि यहाँ नियम टूट गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक अकेली किरण I = R नियम का पालन करती है। तो फिर किरणें बिखरती क्यों है?
क्योंकि सतह खुरदुरी है, सतह का हर बिंदु अलग अलग कोण पर झुका हुआ है, इसलिए हर बिंदु पर नॉर्मल की दिशा भी अलग अलग होती है और इसीलिए किरणें अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। हाँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। अब तक हमने एक बार रिफ्लेक्शन की बात की। क्या प्रकाश एक से ज्यादा बार भी रिफ्लेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हमारा अगला भाग इसी पर है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। टॉपिक है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। Yes, the main point is light reflected from one mirror can be reflected again by another mirror. मतलब जब प्रकाश एक से ज्यादा दर्पणों पर पड़ता है तो वो कई बार परावर्तित हो सकता है। इसी को मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कहते हैं। इसका एक बहुत आम रियल लाइफ एग्जांपल है। In a hair salon, we see the back of our head due to reflection from two mirrors. हाँ, नाई की दुकान में हम अपने सिर का पिछला हिस्सा देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पीछे वाले शीशे से प्रकाश सामने वाले शीशे पर जाता है और फिर वहां से हमारी आंखों में आता है। ये तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बढ़िया उदाहरण है। इसी सिद्धांत पर एक उपकरण भी काम करता है, पेरिस्कोप। A periscope is an instrument that uses two plane mirrors to see objects not directly visible. तो पेरिस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसमें दो समतल दर्पणों का इस्तेमाल करके उन चीजों को देखा जाता है जो सीधे दिखाई नहीं देती। हाँ, इसमें दो दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। प्रकाश पहले दर्पण से टकराकर नीचे आता है और फिर दूसरे दर्पण से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल पनडुब्बी यानी सबमरीन में पानी की सतह के ऊपर देखने के लिए होता है, या फिर दीवारों के ऊपर से झांकने के लिए भी। तो परीक्षा के लिए इसका मेन पॉइंट क्या है? पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल इमेजेस की। हाँ, जब दो दर्पणों को किसी कोण पर रखा जाता है तो एक ही वस्तु की एक से ज्यादा छवियां बनती हैं। When two plane mirrors are placed at an angle, multiple images of an object are formed. और छवियों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है? The number of images depends on the angle between the mirrors. दर्पणों के बीच का कोण जितना कम होगा, छवियां उतनी ही ज्यादा बनेंगी। जैसे अगर कोण 90 डिग्री है तो 3 इमेजेस बनेंगी, 60 डिग्री पर 5 और 45 डिग्री पर 7 इमेजेस बनती हैं। और अगर दर्पण समानांतर हो तो, जैसे ट्रायल रूम में होता है? When mirrors are parallel, many images are formed. जब दो दर्पण समानांतर होते हैं तो अनगिनत प्रतिबिंब बनते हैं। तो एग्जाम पॉइंट क्या है? More images are formed when the angle between mirrors decreases. जैसे जैसे हम दर्पणों के बीच का कोण कम करते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती जाती है। इसी सिद्धांत पर एक बहुत ही सुंदर खिलौना काम करता है, कैलिडोस्कोप। हाँ, बिल्कुल। What is a kaleidoscope? A kaleidoscope is an optical instrument that uses multiple reflections to produce beautiful patterns. ये एक ऐसा उपकरण है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का उपयोग करके बेहद खूबसूरत पैटर्न बनाता है। ये बनता कैसे है? इसमें 3 समतल दर्पण होते हैं जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं। उन्हें एक ट्यूब में रखा जाता है और ट्यूब के आखिर में रंगीन कांच के कुछ टुकड़े होते हैं। और ये काम कैसे करता है? जब आप इसे घुमाते हैं तो कांच के टुकड़ों से आने वाला प्रकाश उन दर्पणों के बीच कई बार परावर्तित होता है, जिससे बहुत ही सुंदर सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? डिजाइनर, कलाकार और कपड़े बनाने वाले लोग नए नए पैटर्न बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेरिस्कोप की तरह इसका भी एग्जाम पॉइंट वो ही है? हाँ, कैलेडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये तो हुई रिफ्लेक्शन की बात। अब प्रकाश के एक और गुण पर आते हैं। हमारा अगला विषय है सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। एक सवाल है, क्या सूरज की रोशनी सफेद होती है या रंगीन? दिखती तो सफेद है। सनलाइट लुक्स व्हाइट बिकॉज ऑल कलर्स आर मिक्स्ड टुगेदर। सूर्य का प्रकाश हमें सफेद इसलिए दिखता है क्योंकि ये असल में 7 अलग अलग रंगों का मिश्रण है। ये 7 रंग कौन से हैं? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन्हें याद रखने का तरीका है VIBGOR। अच्छा, तो सफेद प्रकाश का इन 7 रंगों में बट जाना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? The splitting of white light into 7 colors is called dispersion of light. इसे डिस्पर्जन या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका कोई उदाहरण? जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में बट जाता है। ये डिस्पर्जन का क्लासिक उदाहरण है। और प्रकृति में इसका सबसे सुंदर उदाहरण है इंद्रधनुष।
A rainbow is formed due to dispersion of sunlight by water droplets in the atmosphere. बिल्कुल। बारिश के बाद हवा में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदें एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं और सूरज की रोशनी को 7 रंगों में बिखेर देती हैं। तो इस विषय का मुख्य निष्कर्ष क्या है? Sunlight is white light made up of 7 colors which can be seen by dispersion. ये इस विषय का मेन एग्जाम पॉइंट है। चलिए अब उस अद्भुत उपकरण की बात करते हैं जो हमें ये सब देखने में मदद करता है, मानव आंख। हमारा अगला विषय है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। हमारी आंख लगभग एक कैमरे की तरह ही काम करती है। The human eye is roughly spherical, ball-shaped. हाँ, हमारी आंख लगभग एक गेंद की तरह गोल होती है। अब इसके मुख्य भागों को एक एक करके समझते हैं। सबसे बाहरी हिस्सा है कॉर्निया। ये आंख का पारदर्शी अगला भाग है। प्रकाश सबसे पहले इसी से होकर आंख में प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे होता है आइरिस। आइरिस आंख का रंगीन हिस्सा होता है जो किसी की आंख का रंग बताता है। इसका काम प्यूपल के आकार को नियंत्रित करना है। और प्यूपल क्या है? प्यूपल एक छोटा सा छेद है जिससे प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तेज रोशनी में ये छोटा हो जाता है और कम रोशनी में बड़ा। प्यूपल के पीछे होता है लेंस। ये एक पारदर्शी और लचीला हिस्सा है जो प्रकाश को आंख के पिछले पर्दे यानी रेटिना पर फोकस करता है। और रेटिना? रेटिना आंख का पर्दा है जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है। और आखिर में ऑप्टिक नर्व। ये नसों का एक बंडल है जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के संदेश को हमारे मस्तिष्क तक ले जाता है। परीक्षा के लिए आंख का चित्र बनाना और उसके भागों को लेबल करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि आंख काम कैसे करती है। वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। तो प्रकाश कॉर्निया से होकर लेंस पर पड़ता है। लेंस उस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। और रेटिना पर कैसी इमेज बनती है? रेटिना पर एक उल्टी और छोटी इमेज बनती है। हमारा मस्तिष्क उस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। अच्छा, रेटिना में कुछ खास तरह की कोशिकाएं भी होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। हाँ, द रेटिना हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। पहले रॉड्स की बात करते हैं। रॉड्स वर्क इन डिम लाइट, हेल्प इन नाइट विजन। रॉड्स कम रोशनी में काम करती हैं, इसीलिए हम अंधेरे में भी चीजों की हल्की सी आकृति देख पाते हैं। और कोन्स? कोन्स वर्क इन ब्राइट लाइट, हेल्प इन कलर विजन। कोन्स तेज रोशनी में काम करती हैं और यही हमें अलग अलग रंगों को पहचानने में मदद करती हैं। तो परीक्षा के लिए इनका मुख्य अंतर क्या है? रॉड्स हेल्प इन डिम लाइट विजन एंड कोन्स हेल्प इन कलर विजन। ये 1 मार्क क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। अब एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, ब्लाइंड स्पॉट। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब रेटिना पर एक ऐसा बिंदु है जहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। ऐसा क्यों? रीजन फॉर ब्लाइंड स्पॉट, ये वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व आंख से बाहर निकलती है। इस बिंदु पर कोई रॉड्स या कोन्स नहीं होते, इसलिए यहां पड़ने वाले प्रकाश का पता ही नहीं चलता। तो परीक्षा के लिए इसकी परिभाषा और कारण दोनों महत्वपूर्ण है। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट where the optic nerve leaves the retina. अब जब आंख इतनी जटिल है तो इसमें कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। अगला विषय है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जी, इन्हें दृष्टि दोष कहते हैं। सबसे आम है नियर साइटेडनेस, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पास की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की धुंधली दिखती हैं। इसे कनकेव लेंस का चश्मा लगाकर ठीक किया जाता है। और दूसरा है फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। ये मायोपिया का उल्टा है। इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं पर पास की धुंधली। इसे कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करके ठीक करते हैं। और एक और समस्या है कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। इसमें उम्र के साथ आंख का लेंस धुंधला या क्लाउडी हो जाता है। इसका इलाज सिर्फ सर्जरी से ही संभव है। तो इसका एग्जाम स्कोरिंग पॉइंट क्या होगा? Defects of vision can be corrected using proper lenses or surgery. जब आंखें इतनी कीमती हैं तो इनकी देखभाल भी जरूरी है। केयर ऑफ द आईज। हाँ, कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए और कुछ जो नहीं करनी चाहिए। पहले देखते हैं डूज फॉर आई केयर। हमें हमेशा उचित रोशनी में पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय किताब और आंखों के बीच एक उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। विटामिन ए से भरपूर भोजन जैसे गाजर, पालक खाना चाहिए। और अपनी आंखों को दिन में 2-3 बार साफ पानी से धोना चाहिए। अब देखते हैं डोंट्स फॉर आई केयर। क्या नहीं करना चाहिए? बहुत कम या बहुत ज्यादा रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी सूरज को सीधे नहीं देखना चाहिए।
गंदे हाथों से अपनी आंखों को नहीं मलना चाहिए। और बहुत ज्यादा देर तक कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए। आपने विटामिन ए का जिक्र किया, रोल ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कीप्स आइज हेल्दी एंड इम्प्रूव्स विजन। विटामिन ए हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इसकी कमी से एक बीमारी भी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, रतौंधी। इसमें व्यक्ति को कम रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं देता। तो इसका कंक्लूजन क्या है? विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर गुड आईसाइट एंड प्रिवेंशन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए आंख से जुड़ा एक और मजेदार कॉन्सेप्ट समझते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। Yes, the definition is persistence of vision is the ability of the eye to retain an image on the retina for a short time, about 16 seconds. को देखने के बाद भी उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर लगभग 116 सेकंड तक बना रहता है। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत पर मोशन पिक्चर्स यानी फिल्में काम करती हैं। वो कैसे? फिल्म असल में बहुत सारी स्थिर तस्वीरों का एक कलेक्शन है, जिन्हें बहुत तेजी से 1 सेकंड में 24 बार बदला जाता है। हमारी आंखें तस्वीरों के बीच के गैप को पकड़ नहीं पाती और हमें वो एक चलती हुई वीडियो की तरह दिखाई देती हैं। तो इसका हाईलाइट बॉक्स पॉइंट क्या है? Persistence of vision makes moving pictures appear continuous. ये तो कमाल है। अब हम अपने अंतिम भाग पर आते हैं, उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो देख नहीं सकते। हमारा विषय है visually impaired persons and the braille system. सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? यह वो स्थिति है जब किसी व्यक्ति की दृष्टि मतलब देखने की क्षमता आंशिक या पूरी तरह से चली जाती है। तो ऐसे व्यक्ति दुनिया को कैसे समझते हैं? यूज ऑफ अदर सेंसेस। ऐसे व्यक्ति अपनी दूसरी इंद्रियों जैसे सुनना, छूना और सूंघना का बहुत ज्यादा और बेहतर उपयोग करते हैं। इनके लिए कुछ स्पेशल एड्स भी होते हैं। हाँ, जैसे व्हाइट केन यानी सफेद छड़ी, ब्रेल बुक और ऑडियो डिवाइसेस। अब बात करते हैं ब्रेल सिस्टम की। हु इन्वेंटेड ब्रेल? इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो खुद भी दृष्टिबाधित थे। और ये सिस्टम है क्या? ब्रेल डॉट्स एंड पैटर्न्स। यह 6 उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित एक प्रणाली है। इन बिंदुओं के अलग-अलग कॉम्बिनेशन से अक्षर, संख्याएं और प्रतीक बनते हैं। और इसे पढ़ा और लिखा कैसे जाता है? इसे उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। यह एक स्पर्श आधारित लिपि है। तो इसका एग्जाम पॉइंट क्या होगा? ब्रेल इज अ टच बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस। तो हमने प्रकाश की सीधी रेखा में चलने से शुरुआत की और ब्रेल लिपि तक पहुंच गए। ये पूरी यात्रा हमें बताती है कि कैसे भौतिकी के नियम हमारी जीव विज्ञान को आकार देते हैं। बिल्कुल। और कैसे हमारी जीव विज्ञान हमारी चेतना और अनुभव को जन्म देती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।